प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज मैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की बात करूंगा। क्लियर? एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से बहुत मेल खाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से बहुत मेल खाते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। लेकिन उनका अर्थ प्यारे बच्चों कैसे होता है? भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म, ऐसे शब्दों में सूक्ष्म वर्तनी अंतर होता है। इन सूक्ष्म वर्तनियों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से अलग से यहां पर निर्धारित किया है, जिससे भिन्नार्थक शब्दों का अच्छी तरीके से बच्चों को ज्ञान हो सके। एक अलग तरीका का वीडियो है, एक अलग तरीके से पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है कि इसी वीडियो में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भिन्नार्थक शब्द आएगा आपको हो जाना चाहिए। ठीक, क्या होते हैं? देखिए, एक चीज और समझिए, उच्चारण और लेखन की दृष्टि से ये हिंदी में या हिंदी भाषा में बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्लियर हुआ? इन्हीं संस्कृत शब्दों को युग्म शब्द या समरूपी भी कहा जाता है। नोट करिए, इन्हीं संस्कृत शब्दों को युग्म शब्द या समरूपी शब्द कहा जाता है। ठीक है। हालांकि जो सूक्ष्म वर्तनी होती है, मैंने मात्रा, स्वर, व्यंजन, नुक्ता, बिंदु, अनुस्वार और हलंत के माध्यम से अलग करने का प्रयास किया है, एक नई तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। फिर सुन लीजिए, सूक्ष्म वर्तनी अंतर होता है। इसी वर्तनी अंतर के कारण अर्थ में विभिन्नता आ जाती है। जैसे ध्यान से देखिएगा पर बच्चों, शब्द है भारतीय। क्लियर? और दूसरा शब्द जो है प्यारे बच्चों वो है भारतीय। क्लियर? उच्चारण की दृष्टि से एक लगेंगे, लेकिन कुछ वर्तनी, सूक्ष्म वर्तनी में भी अंतर होता है। याद रखिएगा। देखिए, सार्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म वर्तनी अंतर होता है। इस भारती का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है मां सरस्वती, और इस भारती का जो मतलब होता है वो होता है भारत का नागरिक। क्लियर? तो इस तरह से संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। एक आध और एग्जाम्पल देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा प्यारे बच्चों, कोस और आपका कोस। अब यहां पर ध्यान देने बात है कि इस कोस को बोलने के लिए आपको तालु, मूर्धा, दंत यानी कि उच्चारण स्थान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, लेकिन अर्थ के हिसाब से जहां पर यह कोस तालु से बोला जाएगा तो वहां पर इस कोस का मतलब हो जाता है शब्द संग्रह। ध्यान से देखिएगा, इस कोस का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? शब्द का संग्रह। और इस कोस का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों खजाना, और इस कोस का मतलब हो जाता है 2 मील की दूरी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक आध शब्द और देखिए, आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये हम शब्द दे रहे हैं आपको साला, ठीक है, और ये शब्द हम आपको दे रहे हैं साला, यानी कि ये ऊष्म जो व्यंजन है सा, तो ये दंत है, और ये सा क्या है? तालब्य है। तो इनका ज्ञान आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस साले का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस साले का जो मतलब होता है वो होता है पत्नी का भाई। और इस साला का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी उद्देश्य के लिए निर्धारित जगह, जैसे पाठशाला,
क्लियर है? व्यायामशाला, क्लियर हुआ? ऐसे रखिए आप। किसी उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो निर्धारित जगह होती है उसको हम शाला बोलते हैं, पाठशाला, व्यायामशाला इत्यादि। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सब कैसे शब्द हैं, ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं। श्रुति यानी कि सुनने में तो एक से लगेंगे, लेकिन अर्थ इनका कैसा होता है, भिन्न होता है। एक नए प्रकार से पढ़ाने का सिर्फ प्रयास है। हम आपको मात्रा संबंधी, स्वर, व्यंजन, नुक्ता, बिंद, अनुस्वार और हलंत संबंधी किस प्रकार से संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों में वर्तनी शुद्धि होती है दिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या, मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। क्लियर? वर्तनी के हिसाब से हमने आपको दिखा दिया है। यहां पे नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए पहले आप। ओके, ध्यान से देखिए, हेडिंग डालिए, मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। और अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कि जब शब्द है मात्रा भी होगी, स्वर भी होगा और उसमें व्यंजन भी इंक्लूड होगा, लेकिन हम कुछ अलग प्रकार से इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे ये कक्षा कैसी हो जाए, बहुत ही सरल हो जाए। और संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का मात्र एक ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसी वीडियो के माध्यम से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। ध्यान से सुनिएगा, मात्रा संधि में बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द, बहुत प्रचलित शब्द आपको देने का प्रयास करूंगा। पहला जो प्रचलित शब्द है वो है बहु, और दूसरा जो प्रचलित शब्द है वो है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है बहु। यानी कि आप मात्रा संबंधी मतलब छोटा और बड़े में अंतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बहु का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत, और इस बहु का मतलब होता है पुत्र, वधु। क्लियर? ठीक, आगे देखिए, एक और हम आपको देखिए, हर टॉपिक पर 5-5 या 6 एग्जाम्पल देंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या परीक्षाओं में आने का जिनका बहुत अधिक चांस है। क्लियर हुआ? लिमिटेड शब्द होंगे, उसी शब्द में आपको मिलना, एग्जामिनेशन में आपको संस्कृत भिन्नार्थक शब्द मिल जाना चाहिए। बहु की बात आ जाइए, एक देखिए बहुत प्रचलित शब्द है, यह है दारू, और ये क्या है, दारू। तो जहां रा के साथ छोटू की मात्रा आ जाती है, ध्यान देना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों लकड़ी, और जहां पर रा के साथ बड़े की मात्रा आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, शराब। तो देखिए, मात्रा संबंधी वर्तनी शुद्धि थी, मात्रा संबंधी सूक्ष्म मंत्र था, छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा में दिखाने का प्रयास किया, रा के साथ छोटा ऊ और बड़े ऊ का दिखाने का आपको प्रयास किया। एक आध और देखिए आप, ठीक है, और सुन लीजिए, वही शब्द दे रहे हैं जो कंपटीशन में आने के चांस है या प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये शब्द आ चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ये देखिए, अवलंबे, ध्यान देना आप, और एक होता है अविलंब। क्लियर है? यहां पर छोटी की मात्रा संबंधी वर्तनी है। ये जो अवलंब होता है इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों सहारा, और जो अविलंब होता है इसका मतलब क्या होता है, शीघ्र या तुरंत, शीघ्र या तुरंत होता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखिए, प्रचलित एग्जाम्पल ही आपको कराऊंगा, ध्यान देना, हेम और होम। क्लियर? जो हेम का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, हेम का जो मतलब होता है ये होता है सोना, सोने के पर्यायवाची पढ़ेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस होम का मतलब होता है कि हवन में प्रयुक्त होने वाले स्तोत्र या हवन में प्रयुक्त होने वाले स्तोत्रों की मात्रा, इसका मतलब होता है आपका होम। ठीक है, तो यहां देखिए छोटों की मात्रा हमने दिखाने का प्रयास किया, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दिखाने का प्रयास किया, यहाँ पर ए और ओ की मात्रा का डिफरेंस हमने दिखाने का प्रयास किया। इस तरह से आप कुछ और प्रचलित शब्द आपको दे देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, देखना ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एक होता सूची, क्लियर, और एक जो होता है, ध्यान देना, एक होता है आपका सूची। तो बेटा जो बड़ी की मात्रा आती है ये होती है आपकी
अरा चा के साथ जो बड़ी की मात्रा आई है इसका मतलब होता तालिका। क्लियर? और जब छोटी की मात्रा चा के साथ आती है तो इसका मतलब होता है सुई। आ रहा समझ में? अक्सर देखा होगा घरों में प्रयुक्त होने वाली सुई की बात हो रही है। एक और शब्द देते हैं, सिर्फ मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं। और यहां पर देखिएगा पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द होता है आपने देखा होगा सर जुआ, जहां पर छोटे की मात्रा है, और दूसरा शब्द जो है वो है जुआ जहां पर बड़े की मात्रा है। ध्यान रखिए, इस जुआ का मतलब होता है पत्तों का खेल, और इस जुआ का मतलब क्या होता है? इस जुआ का मतलब होता है कि बैलों के ऊपर रखने वाली या बैलों के ऊपर रखी हुई लकड़ी। आ रहा समझ में? तो बैलों की ऊपर रखी लकड़ी। क्लियर है? तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आप हेडिंग डालिए, स्वर संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। हर टॉपिक पे 5-5, 6-6 एग्जाम्पल कराकर इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। देख लिया आपने, फिर एक बार देख लीजिए। बहु बहुत होता है और बहु पुत्र वधु होता है। दारू लकड़ी होता है और दारू शराब होता है। आरा समझो। अविलंब सहारा होता है और अविलंब आपका शीघ्र होता है। हेम सोना होता है, होम क्या होता है? हवन होता है। सूची 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 तालिका होती है, सूची क्या होती है? सुई। इस तरह से हमने मात्रा संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द दिखाने का प्रयास किया है। अब हेडिंग डालिए, स्वर संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। नोट करिए जल्दी से। एक चीज और याद रखिए, कोई भी शब्द होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसमें मात्रा, अक्षर, स्वर, व्यंजन इत्यादि इंक्लूड जरूर होगा। क्लियर है? अब आइए, आप हेडिंग डाल लिया। चलिए देखिए, अब अंतर दिखाते हैं आपको स्वर संबंधी। एक शब्द हम छोटा सा दे रहे हैं, इस शब्द की मीनिंग है अगम। देखिए जरा, और दूसरा है आगम, यानी कि एक स्वर कौन सा है? छोटा है, और दूसरा स्वर कौन सा है? बड़ा है। इस अगम का मतलब होता है दुर्लभ, और इस आगम का जो मतलब होता है वो होता है प्राप्ति। क्लियर? ये छोटा और बड़ा यानी कि स्वर संबंधी भिन्नार्थक शब्द हैं। ठीक, फिर देखिए ध्यान से देखिए, एक होता है अपेक्षा। क्लियर हुआ? और एक शब्द हम आपको दिखाते हैं उपेक्षा। तो यहां पर किस स्वर में अंतर है? यहां पर छोटा और ऊ की ऊ स्वर में अंतर है। ये अपेक्षा क्या होता है? इस अपेक्षा को बोलते हैं आप उम्मीद। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस उपेक्षा को क्या बोलते हैं? उम्मीद। ओके, बनाते जाइए, कॉपी पे लिखते जाइए आप लोग। और इस ठीक है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? उम्मीद होती है, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी का अनादर। क्लियर? एक आध और देखिए, एक होता है यहां पर देखिए रथ, और दूसरा होता है ऋतु। ठीक है, और रथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों सत्य, और इसका मतलब जो होता है, ये क्या होता है? इसका मतलब जो होता है मौसम। क्लियर? एक और छोटी सी वर्तनी देते हैं, हालांकि व्यंजन संबंधी होगी। चलिए मैं पहले व्यंजन संबंधी, लेकिन अंतर इसका बहुत बड़ा होता है। देखिए सबसे बड़ा होता है, ये होता है, आप इसको लिखते हैं अंत, और एक होता है अंत्य। आ रहा समझ में? इस अंत का मतलब होता है समाप्ति। क्लियर? और इसका अंत का मतलब होता है, ध्यान देना, इस अंत का मतलब होता है अंतिम, या इस अंत का मतलब होता है नीच। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमने 4-5 आपको इंपॉर्टेंट शब्द देकर यह क्लियर कराने का प्रयास किया कि किस तरह से स्वर संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। देखिए यहां पर छोटा आ था, यहां पर बड़ा है। देखिए फिर सुन लीजिए, मात्रा भी होगी, स्वर भी होगा, व्यंजन होगा, लेकिन मैंने अपने अलग तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया। अब हेडिंग डालिए, व्यंजन संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। नोट जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिए आप, जल्दी से नोट करिएगा। वही शब्द हैं जो परीक्षा में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहे हैं और सबसे ज्यादा होंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिए, व्यंजन संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है,
डालिए हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे? व्यंजन संबंधी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। चलिए देखिए, पहला शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ध्येय। ये बहुत, इस शब्द के आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। और दूसरा जो शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ध्येय। ठीक, इस ध्येय का जो मतलब होता है धारण करने योग्य। ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है धारण करने योग्य। और प्यारे बच्चों, इस ध्येय का जो मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस ध्येय का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्लियर? सिर्फ उच्चारण मात्र से ही, देखिए, कुछ हल्का सा वर्तनी संबंधी ज्ञान जाना बहुत जरूरी होता है, और उच्चारण में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट आइए, ठीक, देखिए जरा, एक शब्द है प्रथा और एक शब्द है प्रीथा। आ रहा समझ में? ध्यान से सोचिए, सुनिएगा। इस प्रथा का मतलब होता है, इस प्रथा का मतलब होता है रीति, और इस प्रथा का मतलब क्या होता है? ये महाभारत की कुंती को इंडिकेट करता है। इस प्रथा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इस प्रथा का मतलब होता है कुंती। सेम हर टीचर आपको बताता है ग्रह और ये गृह, ठीक है? यानी कि देखिए, एक चीज यहां पर बताने का, थोड़ा ग्रामर दिखाने का प्रयास करूंगा। जब कोई भी व्यंजन दूसरे व्यंजन के, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब राग किसी व्यंजन के साथ बोला जाता है तो सदैव उसके पैर पे चढ़ जाता है और इस गा को ही अदा कर देगा। देखिए, गृह, तो ये जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? गा आधा होगा, फिर रा के साथ हम क्या करेंगे बेटा? इसके स्वर को निकालेंगे, फिर हा के साथ आप क्या करेंगे? इसके स्वर को निकालेंगे। जबकि इस गृह में क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, इस गा के साथ आप सीधी क्या निकालेंगे? री निकालेंगे। तो ये आपको मात्रा, ये आपको वर्ण विच्छेद संबंधी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? संधियों में इसका प्रयोग होगा और वर्तनी शुद्धि में भी इसका प्रयोग होगा। ये जो ग्रह है, ये आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी, और ये ग्रह का मतलब होता है घर। क्लियर? ये देखिए, आकाशीय पिंड है, और इसका मतलब, ग्रह का मतलब होता है प्यारे बच्चों घर। क्लियर? ये देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए, इंपॉर्टेंट, चतुष एक पद होता है और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों चतुष पथ है। एक में दा लगा होता है और दूसरे में था लगा होता है। क्लियर? और इस चतुष पद का मतलब होता है चौपाया, चार पैर वाला जानवर ही चौपाया है, चतुष्पद। और दूसरा चतुष्पथ का मतलब होता है चौराहा। क्लियर? एक आधा और देखिए व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण, परिणाम और परिणाम, ठीक है? जो ये परिणाम होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान सुनिए, चलिए यहां पर दोबारा से दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। एक होता है बेटा परिमाण। क्लियर? एक क्या होता है? परिमाण, और दूसरा शब्द क्या होता है? ध्यान, एक होता है परिमाण और दूसरा शब्द होता है परिणाम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और इस परिणाम का जो मतलब होता है वो होता है नतीजा। तो इस तरह से हमने कहीं ना कहीं व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण भिन्नार्थक शब्दों के साथ को आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए एक बार। देखिए, ध्येय धारण करने वाला, अध्याय उद्देश्य होता है, प्रथा रीत होती है, प्रथा ये कुंती होती है, ग्रह आकाशीय पिंड होता है, गृह ये घर होता है, चतुष्पद चौपाया होता है, चतुष्पथ चौराहा होता है, जबकि परिमाण क्या होता है? किसी चीज की मात्रा होता है, और परिणाम क्या होता है? उस चीज का नतीजा होता है। जो महत्वपूर्ण संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब एडेट डालिए नुक्ता बिंदु संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द।
नोट करिए, नुक्ता बिंदु संबंधी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्लियर? देखिए एक चीज हम यहां को प्यारे बच्चों आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी देवनागरी में कुछ जो अक्षर हैं जैसे का, खा, गा, जा और फा, महत्वपूर्ण अक्षरों को ले लिया है। ये देवनागरी के या वर्णमाला के अक्षर हैं, देवनागरी के वर्णमाला के अक्षर हैं, और इन्हीं में हम लोग जब नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, क्लियर, तो ये अरबी और फारसी के ध्वनियों का निर्माण करते हैं। आ रहा समझ में? तो कहीं ना कहीं नुक्ता बिंदु संबंधी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। संस्कृत भिन्नार्थी शब्दों में इसकी जो जानकारी आपके लिए क्यों जरूरी है और इसकी उपयोगिता क्यों है, अभी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना, पहला शब्द हम लेके आए हैं खुदा, जिसमें नुक्ता बिंदु का प्रयोग नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो हम शब्द लेके आए हैं वो कौन सा बेटा? खुदा। इसको बोलेंगे खुदा और इसको बोलेंगे खुदा। तो इस खुदा का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, इस खुदा का मतलब क्या है? कैसा कि गांव में तालाब कितना खुदा, या कुआं कितना खुदा, इसका मतलब होता है खुदने से। और यहां पर ये खुदा होता है, ये सभी का क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सभी का होता है ईश्वर। तो मात्र नुक्ता बिंदु ने ही क्या कर दिया? शब्द के अर्थ को बदल दिया। ठीक, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द आइए, जरा और जरा। इस, ठीक है, नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर रहा हूं, ये देखिए नुक्ता बिंदु आ गया। इस जरा का मतलब होता है, ध्यान देना, वृद्धावस्था। क्लियर? और इस जरा का मतलब होता है प्यारो थोड़ा सा। क्लियर है? थोड़ा सा। और यानी कि ये जो जरा होता है वो कैसा शब्द है बेटा? अव्यय शब्द है। हिंदी ग्रामर के फुल वीडियो, यानी कि आपको हिंदी क्या है, हिंदी का उद्देश्य क्या था, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी की व्याकरण क्या है, मैं समस्त वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से आपको समस्त वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। पूरी हिंदी भाषा और पूरी हिंदी भाषा या ग्रामर को आपको इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये जो था देवनागरी के जो अक्षरों में हम नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, उनको अरबी फारसी भी बना देते हैं या विदेशी दुनिया बना देते हैं, उसमें अंतर दिखाने का प्रयास किया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द देखिए, देखिए महत्वपूर्ण शब्द दे रहा हूं। एक शब्द आपका था दफा, ध्यान से देखिएगा, ये शब्द था दफा, और जब इसमें नुक्ता बिंदु लग जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा दफा। क्लियर? तो इस दफा का मतलब क्या होता है कि आपने इस क्लास को कितनी दफा देखा है। आ रहा समझ में? और इस दफा का मतलब होता है धारा। ठीक है, जब झगड़ा हो जाता है तो आपने देखा बहुत सी धाराएं लग जाती हैं, 151 भी लग जाता है, इस प्रकार की। और इस दफा का मतलब क्या होता है? फिर सुन लीजिए, इस दफा का मतलब होता है क्लास आपने कितनी बार देखी या कितनी दफा देखी। और ये होता दफा और ये होता दफा। तो इस दफा का मतलब होता है धारा। वही मैं आपको नुक्ता बिंदु संबंधी संस्कृत भिन्नार्थी शब्द बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज और यहां पर बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। शब्द भेद, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद है। ये अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद में, ध्यान सुनिए, नोट करिए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी ग्रामर में शब्द की दृष्टि से, ध्यान देना, हिंदी ग्रामर में क्या होता है? अर्थ की दृष्टि से ये शब्द भेद होते हैं। यानी कि संस्कृत भिन्नार्थक जो शब्द है वो कैसा है? अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद है। आगे एग्जाम्पल और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखिए, एक होता ताक, ध्यान देखिए, इसको बताना बहुत जरूरी था। ये होता ताक। क्लियर है? और इसी के बाद हम इस ताक में नुक्ता बिंदु का प्रयोग करके ताक कर देते हैं। तो इस ताक का मतलब होता है, ध्यान देना, कि वह व्यक्ति
वह व्यक्ति सूर्य को ताक रहा है, यानी कि सूर्य को देख रहा है। और इस ताक का मतलब होता है, क्या होता है बेटा? अलमीरा, जिसको हम लोग आम भाषा में अलमारी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बारीक। और फिर हम लोग बारीक, यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग नियुक्ता बिंदु लगाकर भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इस बारीक का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस बारीक का मतलब क्या होता है? चमकदार। और इस बारीक का मतलब होता है सूक्ष्म। इस बारीक का मतलब क्या होता है बेटा? सूक्ष्म। क्लियर? ये देखिए, यहां पर नुक्ता बिंदु का प्रयोग हुआ, अर्थ बदल चुका है। यहां पर नुक्ता बिंदु का प्रयोग हुआ, अर्थ बदल चुका है। और यहां पर नुक्ता बिंदु प्रयोग हुआ, अर्थ बदल चुका है। और इन सभी शब्दों में नुक्ता बिंदु ने अर्थ बदल दिया है। ये सूक्ष्म वर्तनी अंतर किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? ये सूक्ष्म वर्तनी अंतर आपका संस्कृत भिन्नार्थक शब्द के लिए बहुत ही जरूरी है। नुक्ता बिंदु पर 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और देखिए, इसको आप जल्दी से नोट भी कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जरा और जरा। क्लियर? हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन जो आने के सबसे ज्यादा जिसका चांस होता है वो उन्हें दिखाने का प्रयास किया। अब छोटा सा एक अंतर हम और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। ये होता है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है फौज। फौज नहीं है, फौज। क्लियर है? और दूसरा जो शब्द होता है उसमें फौज, यानी कि ध्यान से देखिएगा, एक नुक्ता बिंदु का प्रयोग हुआ है, इस शब्द में 2 नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया है। इस फौज का मतलब होता है कल्याण। क्लियर है? इस फौज का मतलब क्या था बेटा? कल्याण। और इस फौज का मतलब होता है सेना। एक शब्द और लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक देखा होगा आपने, अक्सर। क्लियर? और दूसरा शब्द भी हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षर, यानी कहीं ना कहीं यहां पर नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ये अक्षर का मतलब होता है प्राय, और इस अक्षर का मतलब होता है बेटा बहुत छोटा। ठीक आ रहा है? एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ रहा है समझ में? ये देखिए, एक शब्द होता है आपका कानून, और दूसरा शब्द हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें नुक्ता बिंदु का प्रयोग होता है, कानून और कानून। आ रहा? इस कानून का जो मतलब होता है वो होता है चूल्हा, और इस कानून का मतलब होता है विधान। क्लियर? जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। लास्ट है जंग। ठीक है? और हम कहीं ना कहीं इसका नुक्ता बिंदु का प्रयोग भी करते हैं, जंग। तो इस जंग का जो मतलब होता है वो होता है युद्ध, और इस जंग का जो मतलब होता है लोहे के ऊपर चढ़ने वाली परत। तो इस तरह से हमने कहीं ना कहीं नुक्ता बिंदु का भी प्रयोग आपको करके यहां पर वीडियो के माध्यम से दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ये प्रश्न आपका आना चाहिए। ठीक, चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए, अनुस्वार संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। नोट करिए, अनुस्वार संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। और यहां पर अनुस्वार संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, और बहुत ही प्रचलित शब्द भी है। ये क्यों प्रचलित शब्द है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, देहात और क्या होता है देहांत। देखिए, अनुस्वार ये ना है, ना ता से टकराएगा तो क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। इससे पहले हम आपको हिंदी के वीडियो में चीज बता चुके हैं, आप जरूर देखिएगा इसका भेद। देहात और देहांत, देहात ध्यान से सुनिएगा, जो देहात होता है उसको हम प्रचलित शब्द गांव के नाम से जानते हैं, और ये देहांत होता है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है मृत्यु। नोट करिए, अनुस्वार संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है,
पढ़ाने वाला आपको सीधा पढ़ा देगा, लेकिन हमने आपको कहीं ना कहीं मात्रा, स्वर, व्यंजन, नुक्ता, बिंदु, अनुस्वार, हलंत के माध्यम से अलग अलग करके दिखाने का प्रयास किया और वही शब्द में लेके इस वीडियो के माध्यम से आया हूं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा आपके उपयोग होंगे। आगामी आने वाली परीक्षा में आप खुद इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, इसके परिणाम को देख सकते हैं। तो देहात, देहांत, इसके बाद आइए अक्सर जो शब्द मिलेगा आपको संकर, फिर वही अंतर आ गया संकर, ठीक है। उच्चारण संधि उस व्यंजन है, ये कौन सा है, दंते है, और ये कौन सा है, सा तालु है, ये आ रहा समझ में। तो इस संकर का मतलब है प्यारे बच्चों शिव, और इस संकर का जो प्यारे बच्चों मतलब होता है मिश्रित शब्द। क्लियर, आगे बढ़े, नोट करिए महत्वपूर्ण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको शब्द देने का प्रयास कर रहे हैं। ये होता है, ध्यान से देखना, और बहुत ज्यादा प्रचलित अनुस्वार में है, ये है नाई, ठीक है, और ध्यान देना, और ये है नाई। तो नुक्ता बिंदु संबंधी है, लेकिन ये जब बड़ी के साथ ये अनुस्वार लगा है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अनुस्वार नाव के अनुनासिक है। आगे की वीडियो क्लास में भी आपको बताएंगे। तो इस जहां पर नुक्ता बिंदु ऊपर आ जाता है, आ रहा समझ में, तो ये जो नाई होता है इसका मतलब होता है समान या तरह। क्लियर, जबकि इस नाई का मतलब होता है आपका हजाम। हो गया, जल्दी बोलिए। देखिए एक और देखिए, आप ध्यान से देखना, दंस और दस, ठीक है, अनुस्वार नहीं शब्द भेद। ये दंस का मतलब होता है डंक, क्या मतलब होता है बेटा, इसका जो मतलब होता है आपका डंक, और ये 10, इसका मतलब जो क्या होता है आपका 10 अंक। क्लियर, फिर देखें, संदेह, संदेह का मतलब, और सादेह, अनुस्वार ने क्या कर दिया, बिल्कुल शब्द के अर्थ को ही बदल दिया। इस संदेह का जो मतलब होता है वो होता डाउट, यानी कि शक, और इस सदेह का मतलब होता देह के साथ, देह के साथ। आ रहा है, एक आध और देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी बहुत प्रचलित शब्द है, मांस और मांस। क्लियर है, अनुस्वार वाला जो मांस होता है इसका मतलब होता है गोश्त, और ये मांस होता है इसका मतलब होता है महीना। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं अनुस्वार संबंधी भी भेद देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए, हलंत संबंधी संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। देखिए वोकेब बनाइए, कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए नोट करें जल्दी से बच्चों, हेडिंग डालिए, हलंत संबंधी संस्कृत भिन्नार्थी शब्द। यहां पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण हलंत संबंधी। एक हम शब्द लिख रहे हैं कीर्तिमान, ठीक है, और दूसरा भी शब्द हम बिल्कुल सेम दे रहे हैं आपको, कीर्तिमान। अंतर सिर्फ क्या है, अंतर जो है यहां पर वो समझिएगा थोड़ा सा, इसमें हल लगा है, आ रहा समझ में, जहां पर हल लगता है इस कीर्तिमान को हम बोलते हैं यशस्वी। क्लियर है, और जहां पर हल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उपलब्धि, रिकॉर्ड या सिद्धि। क्लियर है, और देखिए ध्यान से देखिएगा, जगत। क्लियर, और इसके बाद आइए जगत। क्लियर है, नीचे वाले जगत में हल है या हलंत लगा है, जो ये जगत है इसके मतलब होता है कुएं का चौतरा। अरा, कुएं का चौतरा, और इस जगत का मतलब क्या होता है, संसार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सन और सन, ध्यान से देखिएगा, सन और सन, ठीक है, किस सन के नीचे हल लगा है, इस सन के नीचे हल लगा है, तो डेफिनेटली इस सन का जो मतलब होता है ये होता है वर्ष, आ रहा, और इस सन का मतलब होता है जूट। क्लियर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, अहम, ठीक है, और ऊपर वाले अहम में ये लगा है आपका हल,
यह हलंत लगा है, इस अहम को बोलते हैं मैं। आ रहा, और ये अहम क्या होता है, ये अहम का मतलब होता है कोई खास या महत्वपूर्ण। क्लियर? और देखिए एक दो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपका है सम, हल 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 युक्त, और ये वाला आपका सम, और ये आपका है सम। देखिए तीनों में अंतर आपका जानना बहुत ही जरूरी है। ये सम उपसर्ग की बात काम करता है, उपसर्ग है, यानी कि ध्यान देना, इसका मतलब होता है पूर्णता, ठीक है, संयोग, आ रहा समझ में, ठीक है। और इस सम का मतलब होता है बेटा समान या बराबर जो बोला जाता है, और इस सम का मतलब होता है शांति। तो कुछ महत्वपूर्ण समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को हमने बोर्ड पे दिखाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है हर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को मैंने अलग अलग प्रकार से, ठीक है, आपको दिखाया, मात्रा, स्वर, व्यंजन, नुक्ता बिंदु, अनुस्वार और हलंत संबंधी। प्यारे बच्चों, यह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहीं ना कहीं चैनल को बढ़ाने का प्रयास करिए, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, जो अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, यानी कि सम और सम, पहले वाले सम का अर्थ होता है समान, और दूसरे वाले सम का अर्थ जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों मोक्ष। यानी कि यह इस प्रश्न में सही आंसर क्या बनता है बेटा, डी बनता है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पे देखिए। कुछ का मतलब होता है प्यारे बच्चों उरोज। उरोज का मतलब होता है स्त्री का वक्ष स्थल, यानी कि स्त्री के स्तन को उरोज कहते हैं। जबकि कूच का मतलब होता है सेना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनता है आपका ए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 पे आइएगा। इति और ईति। देखिए इत का मतलब समाप्त होता है, और ईत का मतलब होता है प्यारे बच्चे विघन या रुकावट। ठीक है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए पे आइए। समाप्त और शुभ नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है समाप्त और विघन। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके क्या एग्जाम में आएंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसकी रूपरेखा दिखाने का प्रयास किया। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ अन्य समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों पर। प्यारे बच्चों, इस सीट के माध्यम से मैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को और कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पे आइएगा। तरड़ी सूर होता है, जबकि तरड़ी नौका और तरुड़ी युवती होती है। इसके बाद सीधे 4 पे आइए। ये कढ़ाई, ये कढ़ाई शक्ति होती है। कढ़ाई जो होती है वो एक प्रकार का बर्तन, या याद रखिए जो बेल बूटे होते हैं, जो कढ़ाई होती है वस्त्रों पर, उसको कढ़ाई भी बोलते हैं। 5 पे अपेक्षा, तुलना में उम्मीद होता है, जबकि उपेक्षा का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या किसी का अनादर करना। क्लियर है? 8 नंबर पे देखिए। दिन, ये दिवस होता है, और ये दीन जो होता है उसका मतलब होता है गरीब। सबसे महत्वपूर्ण है 9 नंबर। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर गया। 11 पे आइए। और का मतलब होता है बेटा तरफ, और का मतलब होता है तथा या दूसरा। क्लियर? सीधा आइए प्रश्न नंबर पे 17 पे। देखिए महत्वपूर्ण तो सभी हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, तो द्रव्य होता है धन। 21 पाइए। संस्कृत, ये एक भाषा है, या इसका मतलब होता है निखारा हुआ, जबकि संस्कृति होती है उसका मतलब होता है जीवन पद्धति या परंपरा। आगे आइए। देखिए संबंध, इसका मतलब रिश्ता होता है, जबकि संबद्ध का मतलब होता है किसी से जुड़ना। क्लियर? 36 पे आइए। जलज का मतलब कमल होता है, जबकि जलद का मतलब क्या होता है बादल। 38 पे आइए। तरंग और तुरंग, तरंग का मतलब लहर होता है, जबकि तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। वदन और बदन, वदन का मतलब मुख या चेहरा, बदन का मतलब आपका शरीर। 41 पाइए। योग्य का मतलब होता है जोड़ या मेल, और योग्य का मतलब होता है लायक। लास्ट है बात, ये वार्ता होती है, जबकि वात का मतलब होता है वायु।